हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के दो चरों वाला रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 का पार्ट 3 मतलब जो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे, उन सभी क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने इस प्रश्नावली और प्रश्नावली 1 के बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है आप, और इसका भी 2 पार्ट और ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको आज की ये वीडियो समझ में आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 से कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ये एज से संबंधित क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, ये देखिए आयु एज वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रश्नावली 1 में बताया हुआ है। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या यहाँ आई बटन पे भी वो शो हो रहा होगा, आप जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताया है। और थोड़े से मैं एक मोटा मोटा बता देता हूँ ऊपर से आउटलाइन। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, जैसे प्रश्नावली 1 में मैंने आप लोगों को समीकरण बनाना सिखाया, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले समीकरण बनाना है और जैसे ही समीकरण आपका बन जाता है उसके बाद आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, समीकरण जैसे बनता है प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से सीधे सीधे सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर के लिए आप लोगों को किस चीज़ को निकालना है, केवल x और y का मान निकालना है और जैसे ही x और y का मान निकल जाता है आपका आंसर हो जाता है सॉल्व। तो यहाँ पर समीकरण बनाना बिल्कुल आसान है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिस्थापन या विलोपन विधि बिल्कुल आसान है, उन दोनों को कंबाइन करना है और आंसर लेकर के आना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। फर्स्ट समीकरण यहाँ पर बनेगा। दूसरा समीकरण के लिए देखिए, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मेन क्वेश्चन, मेरे व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अभी फिलहाल में उनका एज क्या है, कितना है, वही आपको निकालना है। पिता की एज कितनी चल रही है अभी और पुत्र की एज कितनी चल रही है, ठीक है। तो वही हमको ज्ञात करना है। मतलब सीधा सीधा अगर बोला जाए मोटा मोटा तो x और y का मान आपको निकालना है, सीधी सी बात अगर करें हम लोग तो, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से डिटेल से बता चुका हूं, फिर भी मैं एक मोटा मोटी आपको बताता हूं। देखिए, यदि मैं अभी आपसे क्वेश्चन करूं कि आपकी एज अभी कितनी चल रही है, अभी वर्तमान में अभी तुरंत तत्काल में आपकी एज क्या चल रही है, ठीक है, वर्तमान में आपकी एज क्या चल रही है, तो आप जवाब दोगे 14 साल या 15 साल। तो मान लीजिए अगर आपकी एज 15 साल भी चल रही है तो 5 वर्ष पूर्व, मैंने बताया था कि पूर्व या पहले लिखा रहता है उसका मतलब माइनस होता है, पश्चात या बाद लिखा रहता है उसका मतलब होता है प्लस। तो यहाँ देखो कैसे, ये मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और समझा दे रहा हूँ ऊपर से। तो 15 साल मान लीजिए अभी आपकी एज चल रही है, मैं बोलूँ 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पूर्व आपकी एज क्या होगी, तो आपने तुरंत क्वेश्चन सुनते ही आंसर दे दिया होगा कि नहीं सर हमारी एज 5 साल पहले 10 साल थी। कैसे पता चला, क्योंकि आपने क्या किया, अपनी वर्तमान एज में 5 साल को क्या कर दिया, घटा दिया, तो आपकी ये एज निकल करके आई 10 साल, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बोलूं कि अभी आपकी एज 15 साल चल रही है, लेकिन मैं बोलूं 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद आपकी एज क्या होगी, तो आप तुरंत कैलकुलेशन कर चुके होंगे और आपके दिमाग में आ गया होगा 25 साल। क्यों, क्योंकि आपने 10 साल इसमें ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो आपका आंसर तो तुरंत आ गया, ठीक है। ये आंसर कैसे आपने लाया, क्योंकि आपको अपनी वर्तमान आयु पता थी इसलिए आपने तुरंत आंसर दे दिया। लेकिन क्या आपको इन पिता पुत्र की आयु पता है, वर्तमान आयु? नहीं, उसी को तो निकालना है कि मेरे व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपकी पता थी इसलिए आपने तुरंत माइनस किया, प्लस किया, तुरंत बता दिया आंसर, लेकिन इनकी हमको नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए पिता की आयु को हम लोग मान लेंगे x और पुत्र की आयु को मान लेते हैं क्या, y। यहाँ पर पिता पुत्र की बात हो रही है तो पिता की आयु x मान लेते हैं। तो हमको नहीं पता कि अभी पिता की आयु क्या चल रही है, तो हम लोगों ने x माना है पिता की आयु और y माना है पुत्र की आयु को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, यहाँ पर ये आपकी एज की जगह पे पिता की एज क्या होगी 5 साल पहले,
तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा। अब x माइनस 5 तो सॉल्व होगा नहीं, तो इतने ही रहने दो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वैसे ही अगर 10 साल बाद बोलूँ मैं पिता की आयु, तो क्या हो जाएगा, 15 के जगह पे x प्लस 10। अब x प्लस 10 को सॉल्व कर पाओगे क्या, नहीं, तो रहने दो इतने ही। ऐसे बस करते हैं हम लोग। यही जहाँ जैसे x लगाए हैं पिता की आयु के लिए, वैसे ही अगर पुत्र की आयु की बात होगी तो वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, y लगा देंगे। इसके बारे में मैंने डिटेल से आप लोगों को प्रश्नावली 1 वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप जा करके जरूर उस वीडियो को देखो ताकि आपको ये आगे का क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम लोग को मानना पड़ेगा कि इनकी वर्तमान आयु क्या है। जैसे आपकी वर्तमान आयु 15 साल थी, वैसे इनकी वर्तमान आयु मुझे नहीं पता, तो x वर्ष और y वर्ष मान लेंगे। ठीक है, चलो लिखता हूं मैं, देखो लैंग्वेज। तो यहां लिखेंगे हम लोग तो यहां हम लोगों ने मान लिया कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष व पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो अभी हम लोग x जब भी बोलेंगे तो पिता की वर्तमान आयु होगी और y जब भी बोलेंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु होगी। आगे देखिए, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 साल पहले हमको थोड़े पता है कि इसका आयु क्या होगा, तो निकालना पड़ेगा ना, तो निकाल लेते हैं। देखिए हल करेंगे, पांच वर्ष पूर्व पिता की आयु निकालेंगे हम लोग। तो जैसा कि आपकी आयु 15 साल थी, वर्तमान में पिता की आयु क्या है, x। जैसे मैं बोला 5 साल पहले, आपने बता दिया आंसर 10, 5 साल घटा के, इसकी हमको नहीं पता, तो यहां पर हम लोग -5 करेंगे ही ना, 5 साल तो घटाएंगे ही। ठीक है, अब ये सॉल्व नहीं होगा तो इतना ही हो जाएगा, तो बस यही है, x माइनस 5 वर्ष क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग पुत्र की निकाल लेंगे, तो यहां पर लिखते हैं x के जगह पे क्या लगा देंगे, y। तो 5 साल पहले पुत्र की आयु निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। ये क्यों हम लोग 5 साल पहले की निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही 5 साल पूर्व वाला है ना, तो 5 साल पहले पूछ रहा है, इसलिए 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी, पिता की एज इतनी थी और पुत्र की एज इतनी थी। ठीक है, तो ये 5 साल पहले का एज निकाल लिया। अब अगर आपसे 5 साल पहले की पूछे, 10 साल पहले, कुछ भी पूछे, आपको ऐसे निकालना रहता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो बोलता है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, ये रही जो 5 साल पहले की आयु, मेरे पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी थी, इतनी, तिगुनी थी। तिगुनी मतलब 3 गुनी, 3 से गुणा, तिगुनी 3 से गुणा। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं हम। तो अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, 5 साल पहले मेरी आयु, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या थी, मेरी आयु भाई मतलब पिता की आयु क्या थी, x माइनस 5, 5 साल पूर्व उनकी आयु, उनके पुत्र की आयु की, तो 5 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी, y माइनस 5। ठीक है, कि ठीक है 5 साल पहले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 3 गुने थी या 3 गुने के बराबर थी। ऐसा कितना आसान है। तो 5 साल पहले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के, तो उसका भी 5 साल पहले इतना था ना, 3 गुनी थी, तो 3 से गुणा कर दिए, बस 3 गुने के बराबर थी या 3 गुनी थी, बस इतना ही तो करना है। समझ में आया? चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाक से। देखो आगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, आगे हल करेंगे 3 का गुणा, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5 दिया क्या हो जाएगा 15। x वाले को xy वाले को एक तरफ ले लो, संख्या को एक तरफ, तो 3y प्लस में इधर आ जाएगा माइनस 3y, माइनस 5 उधर चला जाएगा प्लस 5। तो देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x और ये 3y प्लस में इधर आया माइनस 3y बराबर इधर से क्या बच गया माइनस 15, और ये माइनस 5 उधर चला गया प्लस 5, ऐसा हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाक से। x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 15 में से 5, माइनस से मतलब घटेगा, तो 15 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 10,
ठीक है। और क्या है यहाँ पर माइनस, बड़ा संख्या है तो माइनस हो गया, और ये बना आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट बन गया। आपको यही समीकरण बनाना था, ये बन गया हमारा समीकरण। अब आगे की कहानी देखो, ठीक है। ये हो गया 5 साल पहले की आयु, और जो पहला जो लाइन दिया हुआ था उसका समीकरण हम लोगों ने बना लिया, एकदम आसान था, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। जो होना है होगा, लेकिन 10 वर्ष पश्चात निकालना पड़ेगा ना, इनकी आयु कितनी होगी। तो पश्चात या बाद के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस, तो सेम चीज ही लिखेंगे, बस 10 वर्ष पश्चात हो जाएगा। तो देखिए लिखते हैं, पिता की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात। जैसे अभी आपकी आयु 15 थी, तो 10 वर्ष बाद बोलूंगा तो 25 बोल दोगे, तुरंत क्या करोगे आप, 10 को ऐड कर दोगे। वैसे ही पिता की आयु x है, तो x प्लस क्या हो जाएगी 10, ऐसा। अब तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस 10 वर्ष, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये कि 10 साल बाद पिता की आयु हो जाएगी ऐसे 10 वर्ष पश्चात। इसी प्रकार पुत्र के लिए निकालेंगे तो x के जगह पे क्या हो जाएगा, y। चलो कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए सेम चीज लिख रहा हूं मैं। पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा y प्लस 10, x के जगह पे y, इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 साल बाद की आयु हम लोगों ने निकाल दिया, पिता और पुत्र दोनों की। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, तो बोलता है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, तो यहां लिख लेते हैं प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है भाई, कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु। तो 10 वर्ष पश्चात क्या थी उसकी आयु, x प्लस 10, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु क्या था 10 वर्ष पश्चात, y प्लस 10, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी बोला है तो 2 से गुणा, 2 गुनी 2 से गुणा, ठीक है, के बराबर हो जाएगी या हो जाएगी ऐसे। तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, ये थी उसकी आयु 10 वर्ष बाद, और मेरे पुत्र की आयु के 2 गुने हो जाएगी या 2 गुने के बराबर हो जाएगी, ये हो गया। अब इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ये तो कुछ है ही नहीं, पता ही आपको गुणा करना। 2 का y से करेंगे 2y, प्लस 10 का 20 2 से करेंगे तो 10 दूने 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x वाले को एक तरफ ले लेंगे, xy वाले को एक तरफ ले लेंगे, संख्या संख्या एक तरफ। तो देखो यहाँ पर से x 2y प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस क्या हो जाएगा 2y ऐसा, और बराबर यहाँ पर से 20 है, और ये 10 प्लस में उधर चला जाएगा -10। आगे हल कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 10 प्लस में, क्योंकि बड़ा संख्या प्लस में है। ये बना आपका समीकरण नंबर दूसरा, ये बना समीकरण नंबर दूसरा। समझ में आया। तो ऐसे आपको समीकरण बना लेना है। अब जब समीकरण बन गया है यार, तो इसके बाद का तो कहानी एकदम आसान है। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूं आपको, ठीक है। देखो फटाक से इसको सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोगों का समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुका था। अब हम लोग को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है एकदम सिंपल तरीके से। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है, मैं ज़्यादातर विलोपन विधि से ही हल करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को आसानी क्या रहता है कि मैं x को भी काट सकता हूँ, y को भी काट सकता हूँ, किसी को भी काट सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे को y को काटना है, तो यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 3 है, कटेगा है नहीं। आपको काटना है तो फिर इस ऊपर वाले को गुणा करना पड़ेगा किसी ऐसे संख्या से, ताकि ये ऊपर ये भी बराबर हो जाए, ये भी बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको 3 को 2 से और 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 y आ जाएगा, और उसके बाद सॉल्व कर सकते हो। और यदि y को काटना है तो, और इतना गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x तो बराबर है ना, x को तो काट सकते हैं, तो यहाँ पर से चाहे तो x को काट सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर दोनों प्लस में है, मतलब आप समझ ही गए होंगे मेरे को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा, ताकि नीचे का चिन्ह बदले और उसके बाद हम सॉल्व कर सकें। देखो लिखेंगे
समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं, फिर से वही चीज़ लिखेंगे हम लोग, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10 घटा देते हैं। घटाने पे क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में, ऐसा। ठीक है, x को देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3y में से 2y घटेगा क्योंकि अब ये माइनस वाला किस में बदल गया है, प्लस में। माइनस चिन्ह ही केवल बचा, तो माइनस चिन्ह मतलब निश्चित तौर पे घटेगा, तो 3y में से 2y घटेगा, एक ठो y बचेगा जिसको हम लोग दिखाते नहीं हैं, बराबर यहाँ माइनस माइनस माइनस, गुणा नहीं हो रहा है ना कि प्लस होगा, तो माइनस 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 संख्या जोड़ देंगे, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, ऐसा। ठीक है, तो y का मान आ गया। यहाँ पर बड़ा संख्या क्या है, माइनस में है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। और y किसको हम लोग माने थे, पुत्र की आयु को माने थे, तो पुत्र की आयु क्या आ गई 20 साल। ठीक, आगे देखते हैं, ये जो y का मान आया है इसको समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, जिसमें चाहो उसमें रख दो। मान लो समीकरण 1 से देखो क्या है, समीकरण 1 लिख लेते हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ऐसा है। x का वैल्यू निकालना है आपको, तो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल टू माइनस 10, ऐसा। सॉल्व करेंगे इसको, तो x माइनस कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू माइनस 10, ऐसा। माइनस 60 को उधर भेज देंगे, माइनस 60 जाकर के उधर प्लस 60 में बदलेगा, x की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो माइनस 10, ये माइनस वाला इधर आया, प्लस 60 में 10 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 50, ये निकला x की वैल्यू। और x हम लोगों ने किसकी आयु मानी थी, वर्तमान आयु, पिता की आयु, तो पिता की आयु वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 50 वर्ष और बेटे की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, ऐसा। तो लिख देते हैं, अतः पचास वर्ष व 20 वर्ष होगी। तो ये थी इनकी वर्तमान आयु। इतना आसान तरीके से सॉल्व करना है और ये 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये। ठीक है, तो एग्जाम में ये 4 नंबर या 5 नंबर में आएगा, तो आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है इतना सिंपल तरीके से, और इस तरह से इनकी वर्तमान आयु निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लो, और अगर कुछ भी दिक्कत रहेगा, कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा इस प्रश्नावली का 12वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे तब तक इसका आंसर लाने में बड़ा दिक्कत जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं। तो देखो क्या बोलता है, सबसे पहले एक लाइन को पढ़ते हैं। तो दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है। मान लीजिए दो ठो बिंदु है, दो जगह है, एक जगह ए है और एक जगह है मान लीजिए बी, ऐसा। इन दोनों की दूरी कितनी है 70 किलोमीटर। मैं रफली आपको समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। तो यहाँ पर ए और बी दो ठो है स्थान, ए एक जगह है, बी एक जगह है। ठीक है, आप जहाँ रहते हो वहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते हो कि एक जगह ये, एक जगह कुछ दूर पे। ठीक है, वो दूरी कितनी है 70 किलोमीटर है। दो कारें ए और बी से चलना प्रारंभ करती है। देखिए ए और बी से चलना प्रारंभ करती है। एक ठो कार यहाँ से चलना चालू करेंगी, एक ठो कार यहाँ से चलना चालू करेंगे। ठीक है, ये देखिए एक कार यहाँ से चलना चालू करेंगे। ठीक बात है। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं, मतलब एक ही तरफ, मान लीजिए इधर की ओर वो चल रही हैं, एक ही दिशा में, चाहे इधर चाहे इधर, एक ही दिशा में चलती हैं, तब 7 घंटे में एक दूसरे से मिलती हैं। तो मान लीजिए ये चलते 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 इस जगह पे, मान लीजिए इसको सी मान लेते हैं, ए बी सी है, तो इसको सी मान लेते हैं, इस बिंदु को सी मान लेते हैं। तो ये 7 घंटे बाद, कितना 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ पर आकर के 7 घंटे बाद ये दोनों जाकर के यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको कि भाई दो ठो जगह है जिनके बीच की दूरी कितनी है 70 किलोमीटर। एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है।
ठीक है, और दोनों जगहों से दो कारें चलती है, एक तो यहाँ से चलना चालू करती हैं और एक तो 70 किलोमीटर दूर जगह से चालू करती है चलना। तो मतलब ये धीरे धीरे चल रहा होगा, ये तेज स्पीड में चला रहा होगा, ठीक है। तो दोनों चलते 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 7 घंटे बाद बिंदु सी पे मिलती हैं, ठीक है। तो बिंदु सी पे मिलेंगे। आगे आगे नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, मतलब ये एक दूसरे की तरफ चलेंगी, तो बोलता है कि 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो मान लीजिए यही दोनों, एक ए है और एक है मान लीजिए बी, ये एक दूसरे की तरफ चलना चालू करती है, मतलब एक इधर से चल रहा है एक इधर, विपरीत दिशा में बोल रहा है ना, वे एक दूसरे की ओर चलना चालू करती हैं। एक तो इधर चल रहा है एक तो इधर चल रहा है, तो वो मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो मान लीजिए सी बिंदु यहाँ बीच में आकर के यहाँ पर मिलते हैं, समझ लीजिए इस बिंदु पे आकर के दोनों मिलते हैं, ऐसा ऐसा मान लीजिए, ऐसा आकर के मिल रहे हैं। तो इनको कितना टाइम लग रहा है, बोलता है दोनों तरफ से 1 घंटे लगते हैं, ऐसे, ठीक है। मतलब अगर वो एक ही तरफ चल रहे हैं तो बिंदु सी तक पहुंचने में कितना लग रहा है, 7 घंटे। और वो जब दोनों साइड से चल रहे हैं और एक जगह पे मिलने की बात हो रही है, एक जने यहाँ से चलना चालू किया एक जने यहाँ से चलना चालू किया, दोनों चल करके एक जगह मिलेंगे और बोलते हैं कि 1 घंटे में मिलते हैं और 1 घंटे में वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तो विपरीत ओर चल रहे हैं ऐसे अलग अलग, तो 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, और एक ही तरफ चल रहे हैं तो कितने घंटे लग रहे हैं उनको, 7 घंटे लग रहे हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। और बोलता है कि कारों की चाल ज्ञात कीजिए कि कौन सा कार कितनी स्पीड से चल रहा था। क्योंकि देखिए ना यहाँ डिफरेंस तो है ना भाई, कि एक ठो कार ए से चलना चालू किया और बी से, सोचिए दोनों के बीच कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, 70 किलोमीटर, फिर भी दोनों 7 घंटे में ही सी पे पहुंचते हैं। मतलब एक ठो यहाँ से चलना चालू किया एक ठो यहाँ से चलना चालू किया 70 किलोमीटर दूर से, लेकिन फिर भी उनके बीच कितना टाइम लगता है, 7 घंटे ही लगता है। चाहे वो ए से चालू कर रहा है चाहे वो बी से चालू कर रहा है, फिर भी 7 घंटे ही लग रहे हैं। तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों की चाल में, दोनों का स्पीड में कुछ तो डिफरेंस होगा, बस वही स्पीड को, चाल को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख करके देखते हैं कि क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दूरी वाला, चाल वाला, ऐसे वाला, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो जो मैंने आप लोगों को बताया उन सब चीज़ों को अभी हम लोग लिखेंगे एक एक करके, देखते जाओ, फटाफट लिखते जाएंगे। तो भाई ए और बी के बीच की दूरी बोलता है 70 किलोमीटर, जो कि मैं बता चुका हूं। ऐसे ए एक जगह है एक जगह बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर। आगे देखिए, तो भाई मैंने क्या बताया था कि एक कार ए बिंदु से चलना चालू करेगा एक तरफ, ठीक है, और एक कार बी बिंदु से चलना चालू करेगा। एक जने ए से चलना चालू कर रहा है एक जने बी से चलना चालू कर रहा है। वही लिखा हूं कि पहली कार ए से व दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। आगे देखो, तो देखिए आगे, यदि वे एक ही दिशा में चालू करती हैं चलना, एक ही तरफ दोनों चल रहे हैं, तो कितने घंटे बाद, 7 घंटे बाद बिंदु सी पर मिलती हैं। तो मान लीजिए ये है बिंदु सी, यहाँ पर कितने घंटे के बाद दोनों, 7 घंटे के बाद दोनों कहाँ जाकर के मिल रहे हैं, सी बिंदु पे दोनों के दोनों जाकर के मिल रहे हैं। ये ए वाला भी मिल रहा है और बी वाला भी यहाँ पर जाकर के मिल जा रहे हैं। ठीक बात है, उसी चीज को लिख दिया हूं। आगे देखो, आप सब पता चल रहा है यार यहाँ पर कि ए का स्पीड थोड़ा सा तेज होगा तभी तो 7 घंटे में यहाँ पहुंचा दिया, जबकि एक गाड़ी 70 किलोमीटर पहले से चलना चालू कर रही है, फिर भी उतने ही 7 ही घंटे लग रहे हैं, जबकि इसको तो 5 घंटा लगना चाहिए, 4 घंटे लगना चाहिए, कुछ तो कम लगना चाहिए। लेकिन दोनों का तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि दोनों का स्पीड, दोनों की जो चाल है गाड़ी की, वो क्या होगा, दोनों का अलग अलग होगा।
जाहिर सी बात है पता चल रहा है, उसी को लिखता हूं। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता कि दोनों का स्पीड क्या है, तो एक का मान लेंगे x और एक का मान लेंगे y, जो कि हम लोग करते आ रहे हैं। बस देखते जाओ। तो बस उसी चीज को लिख दिया कि माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, वह दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको शुरू में बताया उसी चीज को मैंने डिटेल से लिख दिया, और ऐसे आपको लिखना है। क्या क्या लिखा हम लोगों ने? ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर, सही बात है। माना एक कार ए से चलना चालू कर रही है, एक बी से चलना चालू कर रही है, ठीक बात है ये भी। तो यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही तरफ चलती हैं, तो 7 घंटे के बाद देखिए बिंदु सी पर ए और बी दोनों जाकर के मिल गए, ये भी सही बात है। आगे देखिए, अब हमको नहीं पता, जाहिर सी बात है स्पीड अंतर होगा, ए का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा, बी का स्पीड थोड़ा कम होगा, जाहिर सी बात है पता चल रहा है, क्योंकि दोनों को 7 घंटे ही लग रहे हैं सी तक पहुंचने में। और ए तो 70 किलोमीटर पहले से चालू किया है ना, और ये तो 70 किलोमीटर पहले से चालू किया है और 70 किलोमीटर बाद से चालू कर रहा है, फिर भी दोनों की स्पीड सेम है। ठीक है, ऐसा दिखा रहा है ये, तो सेम तो नहीं हो सकता है, ए ज़्यादा स्पीड होगा और बी की स्पीड थोड़ी कम होगी, ऐसा। तो उसी चीज़ को लिखे कि माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमको एग्जैक्ट चाल, उनकी एग्जैक्ट स्पीड नहीं पता ना, चाल मतलब स्पीड, ठीक है, तो वो हमको नहीं पता। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमको समीकरण बनाना है ना, ये ताम झाम थोड़ी लिखना है, लेकिन लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलता है। ठीक है, तो लिख दिए हम लोगों ने, अब बनाएंगे हम लोग समीकरण। आगे देखो, अब चाल निकालनी है ना आपको, स्पीड निकालनी है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो पहले कार की चाल की बात करें हम लोग तो क्या होगा, पहले कार का चाल क्या था, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, जो हम लोगों ने माना है पहले कार के लिए x किलोमीटर। दूरी कितनी थी दोनों के बीच, क्या है, कितना दूरी है, a के लिए कितना दूरी है, c तक, a के लिए कितना दूरी है, c तक ना, तो AC हमको नहीं पता एग्जैक्ट दूरी, तो AC मान लेते हैं। और समय कितना लगा, 7 घंटे, पक्षांतर करेंगे यहाँ तो AC का मान निकल जाएगा, 7 यहाँ भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो AC का मान क्या निकल जाएगा, 7x। तो यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर आ जाएगा आपका 7x। इसी प्रकार अगर हम लोग B के लिए निकालें, B कार के लिए सेम टू सेम इसी तरह से, तो लिख लेते हैं चलिए फटाक से। तो चाल बराबर हो जाएगा फिर से दूरी बटा समय, किसके लिए निकाल रहे हैं अभी हम लोग, B कार के लिए दूरी बटा समय, जैसे A कार के लिए निकाले थे ना पहली कार के लिए, ये पहली कार के लिए है ना, इसको लिख देते हैं, आपको समझाने के लिए मैं लिख ले रहा हूं, पहली कार के लिए। ठीक है, किसका मान निकला, AC का। अब दूसरी कार के लिए ये है, तो दूसरी कार के लिए निकालेंगे, मान रखते हैं यहाँ पर, तो चाल मतलब y हो जाएगा, और दूरी कितनी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की BC हो जाएगी, और समय कितना लगा, 7 घंटे। तो यहाँ पर BC की वैल्यू यदि हम लोग निकालें तो क्या निकल जाएगा, 7y, ऐसा समझ में आया। ये किसके लिए निकला, दूसरी कार के लिए, दूसरी कार के लिए, ठीक है, ऐसा। तो ये है आपकी दूरी कि AC की दूरी कितनी है, A से C की दूरी कितनी है, यहां से अगर हम लोग बात करें तो 7x किलोमीटर, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है। और B से बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 7y किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर इतना दूरी है, और यहां से यहां तक की दूरी इतना किलोमीटर है, ठीक है। तो ये केवल क्या निकला है, अभी हम लोग दूरी निकाल लिए हैं, कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सिंपल सा समीकरण लिखे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। पहली कार के लिए निकालेंगे तो चाल क्या हो जाएगा, पहली कार की चाल क्या है, कितनी स्पीड से चल रहा है, हमको नहीं पता तो x माने थे ना, पहले कार की चाल x, तो चाल के नीचे x, दूरी कितना दूरी है भाई, A से C दूरी है, तो AC हमको नहीं पता था ना, अभी ना पता चला, 7x पहले नहीं पता था, तो दूरी हम लोग AC मान लिए। समय कितना लग रहा है, 7 घंटे, इसको भी लग रहे हैं, इसको भी लग रहे हैं, कितने, 7 घंटे ही लग रहे हैं, तो AC और BC का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। आगे देखो, अब ये आसान हो जाएगा, एक ठे को समझ जाओ, दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आगे देखो,
तो अब यदि आप देख रहे हो ए से सी, तो ए सी को अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि ए सी बराबर ए से सी की बात कर रहे हैं, तो ए बी में यदि मैं ये देखिए यहां से यहां तक की जो भी दूरी रहेगी उसमें मैं यहां तक से यहां तक की दूरी जोड़ दूं, यहां से यहां तक की दूरी में यहां से यहां तक की दूरी जोड़ दूं, मतलब ए बी और बी सी की जो दूरी है उसको मैं जोड़ दूं, तो टोटल किसका दूरी निकल जाएगा, ए सी का। ठीक है, तो ये ए सी का दूरी को हम लोग ने क्या कर दिया, पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब ए बी और बी सी को जोड़ दिया दोनों। मान लीजिए ऐसे समझिए आप, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ पर है आपका बी और यहाँ पर है मान लीजिए सी। ठीक है, टोटल दूरी है इसका कितना, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी के लिए 40 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 40। तो अगर मैं बोलूँ कि ये 20 और ये 20 है, तो 20 जोड़ देंगे तो 40 किलोमीटर आएगा ना। वैसे ही अभी हम लोग क्या कर दिए हैं, ए बी और बी सी को क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। ठीक है, बस अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें आपको मान जो है ऐड करना है और आंसर लिखते जाना है। जैसे ए सी का मान हमको पता है कितना है, 7x रख देते हैं यहाँ पर, 7x बराबर ए बी का मान हमको पता है, ए बी का मान कितना है, ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी कितनी थी, 70 किलोमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 70 प्लस बी सी का मान हमको पता है क्या है, बी सी का मान यहाँ पर बी सी होगा, सॉरी यहाँ पर बी लिख दिया था मैं, बी सी का मान क्या हो जाएगा आपका 7y, पक्षांतर कर लीजिए x वाले को और y वाले को एक तरफ, 7y प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 7x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा 70। ये हो गया आपका समीकरण 1। और अगर ध्यान से अगर आप देखो तो 7 कॉमन निकल सकता है, 7 यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है और ये भी 7 दहम 70 हो सकता है। तो एक्स वाई वाला जो सिंपल वाला जो एक समीकरण बनता है ना, वो बन सकता है। और यदि आपको वो नहीं करना तो इसको भी रहने देना, इससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर कॉमन निकालना चाहो तो देखो 7 कॉमन निकाल दिया मैंने, यहाँ से बचा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 70। ऐसे 7 गुणा कर रहा है, उधर चला जाएगा, भाग करेगा तो x माइनस वाई बराबर 70 बटे क्या हो जाएगा 7, काटेगा तो x माइनस वाई का मान कितना निकल करके आएगा 10। ये बना समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 पहला समीकरण आपका बन करके तैयार हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या 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 कहना चाह रहा है ये। ठीक है, आगे देखते हैं और दूसरे लाइन को पढ़ते हैं कि यदि वे विपरीत दिशा में चल रही हैं और 1 घंटे में मिलती हैं, सेम चीज जैसा मैं लिखा हूं वैसे ही लिखना है, बस आपको क्या कर लेना है, अब विपरीत दिशा में चलती हैं, ये जो लिखा हुआ है ना कि एक ही दिशा में चलती हैं, अब उसको हम लोगों को क्या कर लेना है, विपरीत दिशा में कर लेना है। बस बाकी ज्यों कहते हो ऐसे ही निकाल लेना, और समीकरण बनने के बाद तो फिर आसान है सब। ठीक है, तो ऐसे आपको निकाल लेना है। तो क्यों मैं ए सी और बी सी का मान निकाला, क्योंकि मेरे को दूरी नहीं पता था कि दूरी एग्जैक्ट कितनी है, नहीं बताया है इसमें। ठीक है, ए से बी की दूरी तो बताया है, लेकिन ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी नहीं बताया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी वाला समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो अभी आप देखिए नेक्स्ट लाइन आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। देखो अब कार क्या हो रही है, विपरीत दिशा में चल रही हैं, अलग अलग दिशा में चल रही हैं, मतलब एक कार ए से चलना चालू कर रही है, एक कार यहाँ बी से चलना चालू कर रही है, और दोनों कहाँ पर आकर के मिल रहे हैं, सी बिंदु पे आकर के कहीं पर मिल रहे हैं। ये मान लीजिए सी बिंदु है ऐसा। ठीक है, तो एक कार इधर से चलना चालू किया, ठीक है, यहाँ पर आकर के मिलना है इनको, तो एक कार यहाँ से चलना चालू कर रहा है और एक कार कहाँ से, यहाँ से चलना चालू कर रहा है ऐसा। और कितने घंटा लग रहे हैं इन लोगों को, 1 घंटे। लेकिन फिर भी अभी हम लोगों को डिस्टेंस नहीं पता कि ए से सी की दूरी कितनी है और बी से सी की दूरी कितनी है। ठीक है, तो 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं फटाक से कि अब दोनों विपरीत ओर हों, विपरीत ओर चलती हों, तब क्या होगा। ठीक है, देखो देखिए, अब दोनों कारें जब एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की तरफ, और 1 घंटे बाद सी पर मिले तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, चाल बराबर दूरी बटा समय, वही वाला हम लोग का सूत्र। देखिए
तो हमको ये पता ही है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। मान रख देंगे चाल, पहले कार का चाल क्या था हमारा, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, तो यहाँ हो जाएगा x, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो x दूरी हमको नहीं पता कि दूरी क्या है, तो a से c मानेंगे अभी हम लोग दूरी, तो ac बटे समय कितना लग रहा है 1 घंटे, तो 1 घंटे ऐसा, ठीक है। गुणा कर देंगे x का इससे, तो ac का मान निकल करके आ जाएगा क्या, x एकम x, इतना निकला किलोमीटर, इतना दूरी है। तो ये पहली कार के लिए है, यहाँ लिख देते हैं साइड में कहीं पर, चलो लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए, आपको एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। पहली कार के लिए, ठीक है, ये पहली कार के लिए है। इसी प्रकार दूसरी कार के लिए निकाल लेते हैं। दूसरी कार के लिए देखिए फिर से चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल क्या है दूसरी कार की, y, दूरी क्या है b से c की दूरी तय कर रहा है ये, और समय कितना लग रहा है 1 घंटे, इसको भी लग रहे हैं। फिर से गुणा कर देंगे तो bc का मान क्या निकल करके आ जाएगा y, ठीक है, और इतना किलोमीटर हो जाएगा इसकी दूरी, बस दूरी ही तो निकालनी थी, इतना किलोमीटर, ये निकल गया बस। तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर ये निकल जाएगा, या सॉरी यहाँ पर x किलोमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या y किलोमीटर, ऐसा बस, ठीक है। और फिर से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, a से b का मान निकालेंगे, क्योंकि a से b, a से c नहीं निकालेंगे ना, प्लस किसको करेंगे, a से b करेंगे तो a से c, और c से b या b से c को जोड़ेंगे तो ab का मान निकल जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं। देखो तो अब हम लोग निकालेंगे ए बी का मान, जैसे उस समय हम लोग ए सी का मान निकाले थे उसी प्रकार ए बी। तो ए बी के मान के लिए किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, ए से सी को जोड़ना पड़ेगा, ए सी प्लस सी से बी जोड़ना पड़ेगा, या बी से सी से बी या बी से सी, कुछ भी बोल दो। चलो आगे हल करेंगे। ए बी का मान, ए बी की दूरी कितनी थी कि ए से बी की दूरी कितनी है 70 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 70 बराबर ए सी का मान हमने निकाला हुआ है क्या है x, प्लस बी सी का मान हम लोगों को पता है y, थोड़ा सा जमा करके इसको लिख देंगे समीकरण टाइप, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 70। ये बना आपका समीकरण नंबर दूसरा। तो बस तो हो तो गया, समीकरण जब बन जाता है इसके बाद का कहानी तो एकदम आसान है। चलिए फटाक से लिखता हूं मैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि दोनों का स्पीड क्या था। ए जो पहला कार था उसका स्पीड क्या था और दूसरा कार था उसका स्पीड क्या है। तो देखो फर्स्ट लाइन में जैसे बनाए थे हम लोग दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, बस वैसे ही निकाल लिए हैं। ए सी और बी सी का मान आपको निकालना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर आपको किलोमीटर नहीं पता। ठीक है, आगे देखो। तो ये थे हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर देखिए y ऑलरेडी कट रहा है, प्लस माइनस में भी है, तो सीधा हम लोग जोड़ देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को। फटाक से लिख लेते हैं। जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता तो इसको लिख लेते हैं फटाक से। तो x माइनस वाई बराबर 10 और x प्लस वाई बराबर 70 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, x कितना हो जाएगा 2x, 70 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80। x की वैल्यू निकालना है तो 80 बटे क्या हो जाएगा 2 कटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से x की स्पीड थी, मतलब पहले कार की जो हम लोगों ने माना था। और इसी प्रकार इसको समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, किसी में भी मान लीजिए। समीकरण 1 से क्या है हमारा समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा कितना 10, मान रख देते हैं। x का मान कितना है 40 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10, माइनस वाई बराबर 10 और ये 40 प्लस में इधर चला जाएगा माइनस 40, घटा देंगे तो माइनस वाई बराबर माइनस 30, माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पहले कार की स्पीड थी वो कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, और जो सेकंड जो कार था दूसरा वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। बस यही है आपका आंसर। ऐसे जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब यार 100 बात की एक बात अगर मैं कहूँ तो आपको समीकरण बनाने आना चाहिए, और समीकरण के लिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ना,
समझते तक पढ़ना, ठीक है। जब आप सॉल्व करने लगोगे ऐसे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आपको आने लग जाएंगे वो, ठीक है। कुछ बुक के एग्जाम्पल भी देख लेना, एग्जाम्पल से भी कभी कभी क्वेश्चन कर देता है इस टाइप के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 और क्वेश्चन बच गए हैं, फटाफट उनको कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग इस प्रश्नावली को पूरी तरह से चैप्टर क्लोज करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्नावली को पढ़ेंगे, लास्ट प्रश्नावली है इस पार्ट का, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चले जाएंगे, ठीक है। चलो फटाक से, तो ये रहा इस प्रश्नावली का 13वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो भले बड़ा सा लग रहा है लेकिन एकदम आसान है, आप आराम से समझ सकते हो। देखो, एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। मान लीजिए 2 ठो कमरा है ऐसा, ये देखिए ये ए कमरा है और ये है आपका कमरा नंबर बी। ऐसे 2 ठो कमरा है जिसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। आप कितने विद्यार्थी बैठे हैं यही आपको निकालना है, कितने बैठे हैं ये नहीं बताया गया है, उसी को आपको निकालना है। लेकिन बोलता है कि जब ए से 10 विद्यार्थियों को बी में भेजा जाता है, यहां से क्या किया हम लोगों ने, 10 जने को निकाल करके यहां भेज दिया, ठीक है। तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, तो दोनों कमरों के विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर बराबर हो जाती है। कब, जब 10 लोगों को हम लोगों ने यहां भेज दिया तब बराबर हो जाता है दोनों का कमरा। लेकिन अगर बोलता है आगे, ये फर्स्ट लाइन हो गया फर्स्ट समीकरण के लिए, आगे देखो बोलता है, अब बोलता है कि और जब 20 विद्यार्थियों को बी से ए भेजा जाता है, ये फर्स्ट लाइन था कंप्लीट। अब क्या कर रहा है, 20 विद्यार्थियों को बी से ए में भेज रहा है, तब क्या होता है, तब बोलता है विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है, ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी ऐसा हो जाता है। तो प्रत्येक कमरे में संख्या बताना है कि इसमें कितने स्टूडेंट बैठे हैं, इसमें कितने स्टूडेंट बैठे हैं। देखो आप ऐसे समझो तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, ऐसे समझो मेरे तरीके से तो और आसान हो जाएगा। देखो इसको हटाते हैं 2 मिनट के लिए, आप ऐसे समझो। देखो अगर मैं मान लो कि इसमें मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हैं, इसमें मान लीजिए 50 बच्चे बैठे हैं, दोनों में 50-50 जने बैठे हैं, एक एक कमरा में 50-50, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 10 विद्यार्थियों को बोलता हूं कि तुम लोग यहां से निकल करके उस कमरे में जाओ। तो यहां से 10 लोग निकल गए तो ये 50 की जगह पे कितना हो गया, 40, 10 जने तो निकल गए, चले गए। और यहां पर जो 50 था इसमें 10 जने क्या हो गए, ऐड हो गए, यहां से माइनस हुआ और यहां पर ऐड हो गए, तो यहां कितना हो गया संख्या, 60 हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे समझो। 50 विद्यार्थी दोनों में बैठे थे, 10 विद्यार्थियों को मैंने बोला ए सेक्शन से निकल करके बी सेक्शन में जाओ, ठीक है। तो 10 जने चले गए बी सेक्शन में, तो यहाँ से 10 जने का कमी हुआ ना, तो 40 बच्चे रह गए इस कक्षा में। और वैसे ही यहाँ पर क्या हो गए, 10 बच्चे बढ़ गए, तो जो 50 संख्या था वो क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे देखो, आगे क्या बोलता है कि जब 20 विद्यार्थियों को बी से ए भेजा जाता है, अब ये बात खत्म हो चुकी है, अब दूसरे लाइन पे आ जाते हैं हम लोग। दूसरे लाइन में बोलता है कि 20 विद्यार्थी बी से ए भेजे जा रहे हैं, फिर से 50-50 संख्या है दोनों में, ये देखिए इसमें भी 50, इसमें भी 50। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बोलता है कि 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजे जा रहे हैं। अब यहां से 20 बच्चों को कहां भेजा जा रहा है, इस कमरे में भेजा जा रहा है, ठीक है, दूसरे दिन, ऐसे समझो। तो 20 विद्यार्थियों को यहां भेजे तो 20 की कमी हुई, तो मतलब यहां कितने बच्चे रह गए, 30 क्या, और यहां कितने बच्चे बढ़ गए, 70 बढ़ गए, ऐसा, ठीक है। 2 गुनी हो जाती है, ऐसा बोल रहा है ना, क्वेश्चन में 2 गुनी बोल रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमको संख्या पता है कितने कितने बच्चे बैठे हैं करके, इसलिए मैं तुरंत बता दिया कि भाई यहाँ पर कितने बच्चे, 10 बच्चों को मैं भेजा तो 40 बचा, यहाँ 10 बच्चे ज़्यादा हो गए, 60 बच गया। वैसे ही यहाँ भी संख्या मेरे को पता है दोनों कमरों का कि 50-50 हैं, 20 जने को भेजा तो 30 बचे, और यहाँ पर कितने हो गए, 70। कब, जब मैं अनुमान से बता दिया कि 50-50 बच्चे दोनों में बैठे हैं। लेकिन इसमें बोला है क्या कि कौन से कमरे में कितने बच्चे बैठे हैं, नहीं, तो यहाँ मानना पड़ेगा, और उसी को हम लोग को क्या मानेंगे, यहाँ पर ए कमरे में विद्यार्थियों को मानेंगे, जहां मैं 50 माना हूं उसके जगह पे क्या मानेंगे हम लोग, x, और यहाँ पर 50 माना हूं, ये क्या हो जाएगा, y। समझ में आया, मतलब 10 बच्चे यहाँ जुड़ जाएंगे y + 10, और यहाँ पर 10 बच्चे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, x - 10, ऐसा समझ में आ रहा है। अब मैं इसी चीज को लिखता हूं, देखो तब और समझ में आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोगों को कौन से कमरे में कितने स्टूडेंट बैठे हैं ये नहीं पता ना, वो समझाने के लिए मैं बताया था 50-50, लेकिन अभी हमको नहीं पता, तो मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे
x व y है। ऐसा हम लोगों ने मान लिया है कि ए कमरे में विद्यार्थियों की संख्या क्या है x और बी कमरे में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी y हो जाएगी। ये हम लोगों ने माना। अब एक एक लाइन को पढ़ेंगे और एक एक समीकरण बनाते जाएंगे। ठीक है, देखो वही कम होगा और ज्यादा होगा। किस में कम होगा इस बार? x में। और किस में ज्यादा होगा? y में। ठीक है, और फिर y में कम होगा फिर x में ज्यादा होगा। ऐसे ही आपको बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो हाँ भाई, तो अब क्या बोल रहा है कि a से 10 विद्यार्थी को कहां भेजा गया है? b में। तो लिख लेते हैं कमी होगा ना, ए में कमी हो जाएगा और बी में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखो ए से 10 विद्यार्थी भेजे गए, तो कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या लिखिए। x माइनस 10, जितने भी थे उसमें 10 कम हो जाएंगे ऐसा। और कमरे बी में विद्यार्थी y माइनस 10, y प्लस 10। ठीक है, कमरे बी में विद्यार्थी y प्लस 10 हो जाएंगे क्योंकि इसमें बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि 50-50 दोनों में है, 10 इधर भेजो तो 50 में 10 माइनस मतलब 40 कम हो गए। पहले 50 थे, इसमें कम हो गए ए कमरे में। और बी कमरे में क्या हो जाएगा? 10 बढ़ जाएंगे, मतलब 50 प्लस 10 मतलब कितना हो जाएगा? 60। ये देखिए ये बढ़ गए, पहले संख्या इतना था अब इतना, तो माइनस हो गया और ज़्यादा हो गया। जब 50-50 विद्यार्थी थे, हमको नहीं पता कितने विद्यार्थी, तो x माने ना कमरे ए में x, तो x माइनस 10। अब ये घटेगा है नहीं तो इसलिए x माइनस 10। वैसे ही इसके लिए हम लोग क्या माने हैं? y, तो y प्लस 10। अब ये कुछ होगा नहीं तो y प्लस 10। ऐसे समझ में आया? आगे देखो, तो ये तो कमरे ए के विद्यार्थी हो गए, कमरे बी के विद्यार्थी हो गए। अब पढ़िए क्वेश्चन को कि जब भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाती है? समान हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है। तो ए के विद्यार्थी मतलब कमरा ए और कमरा बी दोनों में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अर्थात प्रश्नानुसार कमरे ए में कितने विद्यार्थी हो गए? x माइनस 10। और कमरे बी में कितने विद्यार्थी हो गए? बढ़ गए ना 10, तो y प्लस 10। ये दोनों क्या हो जाते हैं? बोलता है कमरे ए से 10 विद्यार्थी जैसे ही बी में भेजोगे, दोनों कमरों के विद्यार्थियों की संख्या ये रही। दोनों कमरों के विद्यार्थियों की संख्या 10 को भेजने के बाद इसमें घट गया, इसमें बढ़ गया, ये रहा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ऐसा बोल रहा है, समान हो जाएंगे। तो ये रहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे हम लोग? x वाले y वाले को एक तरफ और गिनती को एक तरफ। तो यहाँ देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो x ये प्लस y है, इधर आएगा माइनस y बराबर 10, और ये माइनस 10 उधर चला जाएगा प्लस 10। आगे सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? 20। ये बना समीकरण नंबर पहला। इस बार मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं समीकरण केवल बना करके आपको दूंगा। आप सॉल्व करके देखिएगा कि कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और कमरे बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। विलोपन विधि से आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, फिर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर मैं उसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया, ये फर्स्ट समीकरण बना। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे दूसरा समीकरण। इसको फटाक से, चलो यहीं पर जगह है तो बता देते हैं क्या हो जाएगा। देखिए आगे का लिखते हैं, जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ लिखी वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। देखिए तो भाई नेक्स्ट में बोल रहा है कि बी से 20 विद्यार्थी बी से ए में भेजेगा। तो लिख लेते हैं भेजने पर क्या होगा देखते हैं। तो कमरे ए में विद्यार्थियों की संख्या लिखते हैं, कितने हो जाएंगे कमरे ए में विद्यार्थी? बी से ए में जा रहे हैं ना, तो ए का मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका x थे,
विद्यार्थी उसमें बैठे हुए थे, 20 लोग और आ गए तो प्लस क्या कर दीजिए 20 इतने हो गए। ठीक उसी प्रकार कमरे बी में कमी हो जाएगा, तो कमरे बी में कितने विद्यार्थी बैठे थे, तो कमरे बी में जो विद्यार्थी बैठे थे आपके वो बैठे थे कितने y, और इसमें से 20 विद्यार्थी और चले गए तो माइनस हो गया ना, -20 ऐसा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि जब हम लोग 20 विद्यार्थी को भेज दिए तो ये संख्या अब जो संख्या है वो चेंज हो गया है। ठीक बात है भाई। आगे देखिए क्या बोलता है कि B से A में भेजे जाते हैं तब A के विद्यार्थियों की संख्या B की दुगनी हो जाती है। तो A के विद्यार्थी कितने हैं भाई, देखिए प्रश्नानुसार यहां लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार A के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है x + 20। ठीक है, और B के विद्यार्थियों की संख्या क्या है, लिख लेते हैं y - b। अब क्वेश्चन को देखिए, तो जब 20 विद्यार्थियों को भेजे जाते हैं तब A के विद्यार्थियों की संख्या मतलब ये B की संख्या की दुगनी हो जाती है। तो B की संख्या ये इसकी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाती है, ऐसे दुगनी के बराबर हो जाती है। A की जो संख्या रहेगी विद्यार्थियों की, A की संख्या क्या थी विद्यार्थियों की, ये वो B के विद्यार्थियों की संख्या की क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो देखिए ये रहा x + 20 बराबर 2 का y से करेंगे 2y माइनस कितना हो जाएगा 40, गुणा कर देंगे 20 दूने 40। आगे y x वाले को एक साइड ले लेंगे तो x ये प्लस 2y इधर आएगा -2y बराबर माइनस इधर से क्या बच गया है आपका 40, और ये प्लस 20 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा -20 ऐसा। आगे सॉल्व करेंगे तो x - 2y बराबर माइनस माइनस माइनस, और संख्या जुड़ जाता है 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। ये बना आपका समीकरण नंबर 2। ये लीजिए आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 बन चुका है आपके सामने। 10 विद्यार्थी को भेजने पे दोनों की संख्या बराबर हो जाती है, दोनों कमरों की, और जब 20 विद्यार्थी को भेजते हो तो B का जो कमरा रहेगा वो दुगनी हो जाती है, ऐसा बोला गया है। तो ये 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, जो आपको अच्छा लगता है उस विधि से सॉल्व करके x और y निकाल लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि A में कितने बच्चे बैठे थे और B में कितने बच्चे बैठे थे, कितने स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, ये आपको पता चल जाएगा। तो इसको, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप x और y का मान निकालिए यहाँ से। ठीक है, यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको पता है कि x और y आराम से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे ही मैं सॉल्व करता हूँ, समीकरण बना करके देखता हूँ। लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद तो मैं समीकरण बना करके आपको देता हूं और आप लोग x और y का मान निकालिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये रहा इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोल रहा है, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी कर देते हैं। एक आयत है, आयत आपको पता ही होता है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। तो आयत, या तो उसका डायग्राम अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो उसकी लंबाई में क्या कर रहा है, 5 की कमी कर दे रहा है। मतलब उसकी जो लंबाई है ऐसे, तो लंबाई में 5 की कमी कर दे रहा है, 5 की कमी कर रहा है, और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दे रहा है। तो 2 इकाई की क्या कर दिया, वृद्धि, मतलब बढ़ा दे रहा है, 2 इकाई की वृद्धि कर दे रहा है चौड़ाई में। तो उसका जो क्षेत्रफल है 80 वर्ग कम हो जा रहा है। तो उसका जो क्षेत्रफल रहेगा, ये वाला हिस्सा, ये 80 वर्ग क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, कम हो जाती है। ये फर्स्ट लाइन है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हम लोगों को लंबाई की बात हो रही है, चौड़ाई की बात हो रही है और क्षेत्रफल की बात हो रही है। ठीक है, तो हमको नहीं पता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ही तो ज्ञात करना है, हमको नहीं पता। और जो हमको नहीं पता उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। तो लंबाई अभी हम लोग मान लेते हैं इसका एक्स है और चौड़ाई मान लेते हैं वाई है, ऐसा। ठीक है, तब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। एकदम आसान है, देखते जाओ। 3 चीजों की बात हो रही है, लंबाई की, चौड़ाई की और क्षेत्रफल की। तीनों को लिख लेते हैं, फटाफट मान लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, ठीक है, तो ये हम लोगों ने मान लिया है कि आयत की लंबाई x इकाई है और चौड़ाई y इकाई है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया है। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लिख लेते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखो, तो यहाँ लिखेंगे अब
तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई हम लोगों ने क्या माना है x और चौड़ाई क्या माना है गुणा चौड़ाई क्या माना है y, तो मतलब तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा xy वर्ग इकाई। तो अब देखिए, अब आप समझिए, कहीं पर भी लंबाई की बात होगी तो आपको x लिखना है, चौड़ाई की बात होगी y लिखना है, और क्षेत्रफल की बात होगी तो xy लिखना है। ठीक है, समझ में आया xy कैसे आया है? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिए तो xy आ गया। तो क्षेत्रफल की बात होगी तो xy लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, देखिए कि आयत की लंबाई में पांच इकाई की कमी। तो भाई आयत की लंबाई क्या है x है, इसमें 5 इकाई की कमी हो रही है। तो कमी के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे हम लोग, कम हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये लिख दिया। और चौड़ाई में 2 इकाई की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो रही है। तो चौड़ाई क्या है भैया, ये तो हमारा लंबाई हो गया। ठीक है, ये लंबाई में 5 इकाई की कमी हो रही थी, ये रहा लंबाई x मैं बोला था, और कमी हो रही है तो 5 कर दिया। अब चौड़ाई में क्या हो रहा है, 2 इकाई की वृद्धि हो रही है। चौड़ाई क्या है y है, इसमें 2 इकाई की वृद्धि हो रही है तो प्लस 2 कर दीजिए, 2 इकाई की वृद्धि हो जा रही है। तब क्या हो रहा है कि क्षेत्रफल में 80 वर्ग इकाई कम हो जा रही है। तो क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, 80 वर्ग इकाई क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो ये रहा आपका क्षेत्रफल, और इससे में 80 वर्ग इकाई क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है। ऐसा लंबाई में 5 इकाई की कमी, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में 80 इकाई की कमी हो जाती है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट। चलिए गुणा करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ गुणा करते हैं, x का पहले इन दोनों से, -5 का इन दोनों से गुणा करना सिखाया हूँ। चलिए आराम से करते हैं एक एक करके। तो x का पहले y+2 से करेंगे, और फिर -5 का करेंगे किससे, y+2 से। ऐसे ही गुणा करते हैं, इधर का तो ज्यों कहते हैं उतरता चला जाएगा ऐसा। चलिए गुणा कर लीजिए, x का y से करेंगे xy, +2 का x से करेंगे 2x, -5 का y से करेंगे 5y, और यहाँ पर माइनस प्लस का गुणा होगा -5 का 2 से करेंगे 10, बराबर हो जाएगा xy माइनस क्या हो जाएगा 80। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए xy को उधर भेज देंगे तो xy प्लस में है, उधर चला जाएगा माइनस में, और बस मतलब कहने का मतलब x और y वाले को छोड़ करके बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर से क्या क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ से बच जाएगा 2x - 5y, ये बच गया, बराबर इधर से क्या क्या चीज़ है उसको लिख लीजिए, xy - 80। अब धीरे से पक्षांतर कर दीजिए, xy क्या है प्लस में है, इधर चला जाएगा -xy, ये -10 है, उधर चला जाएगा +10। ऐसे यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखिए xy प्लस में है और ये वाला xy माइनस में है, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या बच जाएगा, इधर लिख देते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 2x - 5y बराबर, यहाँ से क्या बच गया है -80 प्लस क्या हो जाएगा 10, ऐसा बचा हुआ है, xy तो कट गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x - 5y बराबर 80 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 70, बड़ा संख्या माइनस में इसलिए -70। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। कितना आसान था। क्या किया हम लोगों ने, लंबाई को x माना, चौड़ाई को y माना, और क्षेत्रफल को क्या मान लिया xy। बस उसी के अकॉर्डिंग लिख दिया कि भाई 5 की कमी हो रही थी पहले लाइन में, 2 की वृद्धि हो रही थी चौड़ाई में, और क्षेत्रफल में 80 की कमी हो रही थी। बस ये समीकरण 1 बना। इसी प्रकार समीकरण 2 बना लेना है। देखो कैसे, समीकरण 1 जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर समीकरण 2 बनाता हूं, और समीकरण 1 और 2 बनाने के बाद होमवर्क रहेगा। आप दोनों क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 का x और y का मान निकाल लीजिए। इसमें आपको लंबाई चौड़ाई का मान पता चल जाएगा। ठीक है, चलो समीकरण 1 आप लोगों का बना चुका था मैं। अब देखिए समीकरण 2 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार क्या क्या होगा, देखो फटाफट। लंबाई को क्या माने हैं, x माने हैं, तो पहले लंबाई को x लिख लेते हैं। अब बोल रहा है जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि, तो 10 इकाई की वृद्धि मतलब +10, ये हो गया। फिर बोलता है चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, तो पहले चौड़ाई लिख लेते हैं, ये रहा चौड़ाई, 5 इकाई की कमी मतलब -5, ऐसा। तब क्या होता है, क्षेत्रफल में 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल हमारा क्या था xy, इसमें 50 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये रहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि, चौड़ाई में 5 की कमी, और क्षेत्रफल में 5 की वृद्धि हो गई। आगे सॉल्व करते हैं इसको फिर से, x का पहले इन दोनों से।
तो x का गुणा कर देंगे y माइनस 5 से ऐसे, और फिर उसके बाद प्लस 10 का कर देंगे किससे, y माइनस 5 से। चलिए बाकी जो करते हो एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा 50। सॉल्व कर लेते हैं हम, x का y से करेंगे एक्स वाई बिल्कुल पहले समीकरण टाइप का, माइनस 5 का x से करेंगे 5x प्लस 10 का y से करेंगे तो 10y माइनस 10 का 5 से करेंगे तो 50 बराबर हो जाएगा एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा 50। क्या करेंगे x और y वाले को छोड़ के बाकी सबको पक्षांतर कर देते हैं। देखिए तो यहाँ से माइनस 5x बच गया प्लस क्या बच गया 10y बच गया, इधर से xy प्लस क्या है 50 इतना है, xy प्लस में इधर आ जाएगा माइनस xy और ये माइनस 50 इधर आ जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा 50 ऐसा। ठीक बात है, आगे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, देखते जाओ। यहाँ पर से माइनस 5 ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ से बच जाएगा माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा 10y बराबर, यहाँ देखिए xy प्लस में माइनस में कैंसिल, 50 भी प्लस में प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा सॉरी, तो यहाँ पर xy प्लस माइनस कैंसिल और 50 50 क्या हो जाएगा 100, यहाँ लिख देते हैं 100। ये बना आपका समीकरण नंबर दूसरा, समीकरण 2, बस सिंपल उसी के जैसे। अब आप इस समीकरण 1 और 2 आपको पता ही है, उसको सॉल्व कर लीजिए और x और y का मान निकाल लीजिए, और इस तरह से आपका ये प्रश्नावली हो जाता है कंप्लीट। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं 2 चरों वाला रैखिक समीकरण का, जिसमें प्रश्नावली 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे और वो खत्म होते ही ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब जो करना है कर देना, जैसा भी इच्छा हो। और हाँ, कई लोग डिसलाइक भी करते हैं, तो ठीक है डिसलाइक करो यार, लेकिन कम से कम कमेंट में बता दो आप कि आप किस वजह से डिसलाइक कर रहे हो वीडियो को, ठीक है, ताकि मैं वीडियो में और सुधार ला सकूं और अच्छे से आपको और अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।